पिछले पार्ट में हमने देखा कि निंग फैंग डार्क लेडी और डुआन को हाई लेवल के पोशंस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ब्लैक मार्केट के अंदर भेज देता है। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि सभी लोग एक जगह पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तो निंग फैंग के सामने बैठा हुआ लड़का निंग फैंग को देखते हुए सोचने लगता है, असिस्टेंट निंग सच में बहुत ज्यादा अप्रोचेबल और डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी वाले लड़के हैं, क्योंकि हम इनके साथ आराम से बातें कर सकते हैं। और ये इतने ज्यादा यंग इंडिविजुअल होने के बाद भी इनके अंदर एरोगेंस नाम की बिल्कुल भी चीज नहीं है। और कुछ ही टाइम इनके साथ बिताने के बाद हम इनके साथ इतने ज्यादा फैमिलियर हो गए हैं जैसे कि ये हमारे साथ बहुत टाइम से दोस्ती में हो। निंग फैंग उन लोगों को देखकर सोच रहा होता है, ये जगह पूरी तरह से नेशन वाइज टॉप यंग टैलेंट द्वारा भरी गई है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं वर्ल्ड क्लास स्टेटस तक पहुंच पाऊं और पावर ऑफ फेथ को जितना हो सके उतना ज्यादा हार्नेस कर पाऊं। इसलिए मुझे इन सभी लोगों की सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, इसलिए जितना हो सके उतना ज्यादा इनके पास रहना मेरे लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। अभी सामने बैठी हुई एक लड़की कहने लगती है, असिस्टेंट निंग क्या आप किसी गिल्ड को ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आपके जितना इतना ज्यादा एक्सपेंसिबल आदमी, आपको तो बहुत सारे इनविटेशन पहले से ही बड़े बड़े गिल्ड द्वारा दिए गए होंगे। तो निंग फैंग उसकी बात का जवाब देते हुए कहने लगता है, नहीं मैं इस वक्त किसी भी गिल्ड को ज्वाइन करने के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। तो उसके सामने बैठा हुआ लड़का कहने लगता है, ओह तो क्या आप अपना खुद का गिल्ड बनाने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आप पहले से ही सोलोमन लोइन टीम के अंदर ज्वाइन हो चुके हैं, क्या आप इस टीम को ही एक गिल्ड बनाना चाहते हैं। तो निंग फैंग बताता है, सोलोमन लोइन गिल्ड ये पूरी तरह से यूआर से बिलोंग करता है, इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है, मैं तो सिर्फ बस मेरली इसका नाम यूज कर रहा हूँ। तो निंग फैंग की बात को सुनते हुए वो सोचने लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि सोलोमन लोइन गिल्ड बस एक छोटा और लोकल गिल्ड है जिसको नेशन वाइज अभी तक कोई भी नहीं जानता है, लेकिन इतना अच्छा ग्रुप जो कि इतना ज्यादा इलाइट टैलेंट रखता है, इसका मतलब ये है कि इस गिल्ड का फ्यूचर पक्का ही बाउंडलेस होने वाला है। और असिस्टेंट निंग असिस्टेंट वैंग को इसी तरह से यूआर बोल रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब है कि वो वैंग यू के साथ बहुत अच्छा क्लोज रिलेशनशिप रखते हैं। ये सोचते हुए एक लड़का कहने लगता है, असिस्टेंट वैंग मैं चाहता हूँ कि मैं आपके सोलोमन लोइन गिल्ड को ज्वाइन करूँ, क्या आपकी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है जो कि आप मुझे बता सकती हैं। तो उसकी बात को सुनते ही वैंग यू भी चौंक जाती है और सोचने लगती है, आखिरकार ये अचानक मेरे गिल्ड को ज्वाइन करने के बारे में क्यों सोच रही है। लेकिन तभी दूसरा लड़का कहने लगता है, मैं भी इसी साल इस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं भी तुम्हारे सोलोमन लोइन गिल्ड को ज्वाइन करूँ। उसी के साथ सभी लोग भी सोलोमन लोइन गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन लोगों की बात को सुनकर वैंग यू बहुत ज्यादा चौंकी हुई दिख रही होती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार उन्हें क्या कहना चाहिए। फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर निंग फैंग अपनी टीम के साथ जा रहा होता है। तो वैंग यू कहने लगती है, सच में ये ऑर्डिनरी लंच अचानक से रिक्वायरमेंट टैलेंट के अंदर कैसे बदल गया। तो वैंग यू की बात का जवाब देते हुए प्रीस्ट कहने लगती है, वैसे उन सभी लोगों के रिज्यूम देखे वो बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव थे, एक से बढ़कर एक। सडनली मुझे तो ऐसा फील होने लगा था कि हम टॉप 7 गिल्ड के लिए रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। उनकी बात को सुनकर निंग फैंग और फैंग रुई दोनों बहुत तेजी से हंसने लगते हैं और निंग फैंग सोचने लगता है, मैं एक्चुअली प्लान कर रहा था कि मैं कुछ प्रोमिसिंग टैलेंट्स को स्काउट करूं, लेकिन जैसा कि रिजल्ट मुझे यहाँ पर मिला है वो तो मेरी एक्सेप्टेशन से को भी एक्सीड कर चुका है। और जब से जाओ चैंग जो कि टर्बल बनाया करता था उसके जाने के बाद से यूआर भी अपने फुल कंट्रोल कर पा रही है गिल्ड के ऊपर, और इसीलिए ये गिल्ड मेरे लिए एक बैकअप टीम की तरह काम कर सकता है, इसलिए मुझे इसके ऊपर और भी ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और वैसे भी जाओ चैंग का गायब हो जाना ये तो बस उसके लिए एक बैड लक की तरह ही था। पहले तो उसका फादर पैंग ही और गुइंग के साथ इन्वॉल्व हुआ था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन लोगों को ऐसा पता चला कि जाओ चैंग एक रिचुअल सर्कल बनाकर कोई इविल चीज कर रहा था जिसकी वजह से वो गायब हुआ है। और अब तो अथॉरिटी ने भी पहले से ही एक वारंट इशू कर दिया है जाओ चैंग और उसके फादर के लिए।
और वैंग यू ने भी उन्हें अपनी टीम से बाहर निकाल दिया है। इसीलिए अब वैंग यू के लिए कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं खड़े होने वाली है। लेकिन तभी निंग फैंग का फोन बजने लगता है और निंग फैंग जैसे अपने फोन को चेक करता है तो उसके पास डुआन द्वारा भेजी हुई 2 तस्वीरें आई हुई होती है जिनके अंदर बहुत सारे डार्क सर्कल बने हुए होते हैं। और फिर डुआन का मैसेज आता है, बॉस सुलैन ने ब्लैक मार्केट की एक बिल्डिंग के अंदर इस जगह को ढूंढा है। यहाँ पर हमें पोशंस बनाने के बहुत सारे इक्विपमेंट मिले हैं और साथ में हाई लेवल एक्सपीरियंस पोशंस भी। और इन पोशंस की पैकेजिंग वो पूरी तरह से आइडेंटिकल है जो कि अजूरे शार्प गिल्ड द्वारा ढूंढी गई थी। इसीलिए मुझे सस्पेक्ट है कि ये पोशंस यहीं से लीक हो रहे हैं। उसके मैसेज को देखते हुए निंग फैंग भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया होता है और सोचने लगता है आखिरकार अब ये क्या नई मुसीबत आने वाली है। लेकिन तभी डार्क लेडी कहने लगती है, हमने यहाँ पर पावर ऑफ डार्कनेस को ट्रेस किया है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये किसी अनयूजुअल म्यूटेंट का काम हो। लेकिन तभी वहाँ पर डुआन आ जाता है और कहने लगता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कुछ ऐसा है जिससे पहले हम कभी भी नहीं मिले हैं और नहीं हमने कभी ऐसी चीज के साथ फाइट की है। इन्हें पैरासिटिक डीमंस कहते हैं। यूजुअली मॉन्स्टर सीक्रेट रेल्म से बाहर बहुत ज्यादा टाइम तक सरवाइव नहीं कर सकते, लेकिन पैरासिटिक डीमन बहुत ज्यादा स्पेशल होते हैं कि इन पैरासिटिक डीमंस की जरूरत होती है दूसरे लाइफ फॉर्म और इन्हें उन्हें पैरासाइज करना होता है ताकि ये कम्प्लीटली उस बॉडी को माइंड को अपने कंट्रोल में लेकर आ पाए और बहुत सारे अपने जैसी लाइफ फॉर्म को रिप्रोड्यूस कर पाए। और अगर हमारे पास पैरासिटिक डीमंस को ढूंढने का कोई स्पेसिफिक मेथड ना हो तो इन्हें ढूंढना बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल है क्योंकि ये दिखने में बिल्कुल ही नॉर्मल लाइफ फॉर्म की तरह दिखाई देते हैं। और अभी इस वक्त पर पैरासिटिक डीमन बहुत ज्यादा वीक है, इसीलिए उन्हें छुपने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये होल्स ये पैरासिटिक डीमंस के नेस्ट हैं जो कि यहाँ पर पैरासिटिक डीमंस को हैच किया जाता है। डुआन की बात को सुनते हुए डार्क लेडी चौंक जाती है और कहने लगती है, तो इसका मतलब, और आगे डुआन कहता है एग्जैक्टली इसका मतलब ये है कि पैरासिटिक डीमंस प्रोबेबली पहले से ही हैच हो चुके हैं। डुआन की बात को सुनते हुए डार्क लेडी थोड़ा गुस्सा होते हुए कहने लगती है, इसका मतलब ये है कि एक अननोन नंबर ऑफ पैरासिटिक डीमंस पहले से ही हमारे ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर घुस चुके हैं और हम इसके बारे में अब कुछ भी नहीं कर सकते। तो डुआन कहने लगता है, लेकिन ये तो अभी मेन इशू है ही नहीं। और फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें अजूरे शार्प गिल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसका प्रेसिडेंट ही दूसरे गिल्ड के लीडर से बात कर रहा होता है और बोल रहा होता है बहुत टाइम पास हो चुका है और वो लोग अभी तक इस चीज के बारे में कुछ भी डिस्कवर नहीं कर पाए, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन तभी वहां पर दरवाजा खुलता है और उसके अंदर से वही मॉन्स्टर वाला आदमी अंदर आ रहा होता है। इसके अंदर से बहुत सारी इविल माना बाहर निकल रही होती है। तो उसे देखते हुए ही कहने लगता है, ओह मिस्टर योंग, आखिरकार आप इस वक्त पर यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या आपको पोशंस के बारे में कुछ पता चला है? लेकिन वो मॉन्स्टर बहुत बड़ी इविल स्माइल देने लगता है और बिना कुछ जवाब दिए ही सीधे अपने टेंटिकल्स से उनके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से दोनों ही प्रेसिडेंट कुछ भी नहीं समझ पाते और काउंटर अटैक करने से पहले ही वो उन टेंटिकल्स की गिरफ्त में आ जाते हैं। और जैसे ही टेंटिकल्स की गिरफ्त में आता है तो वो सोचने लगता है, ये पक्का हमारा हीलर मिस्टर ह्योंग नहीं हो सकता। आखिरकार इस अर्थ पर हो क्या रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। और वो अपनी पावर को बाहर निकालने वाला ही होता है, लेकिन तभी एक टेंटिकल की सिरिंज आकर उसकी गर्दन में धंस जाती है, जिसकी वजह से उस सिरिंज का जहर उसके शरीर के अंदर धीरे धीरे कर फैलने लगता है। एक ही झटके के अंदर वो दोनों उस पैरासिटिक डीमन के सामने झुककर बैठ जाते हैं। इधर वो पैरासिटिक डीमन उन लोगों को ऐसे कमजोर और बेसहाय देखकर बहुत ज्यादा हंस रहा होता है और फिर उन दोनों की ओर देखते हुए कहने लगता है, मैंने तो सोचा था कि मुझे यहाँ पर सिर्फ ही सीयू ही मिलेगा, लेकिन मैंने प्रेसिडेंट फैंग जो कि एरा गिल्ड के प्रेसिडेंट है उनको तो यहाँ पर होना बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया था। सच में ये मेरे लिए तो बहुत बड़ा और अच्छा सरप्राइज था। तो 5th रैंक के पावर हाउस जो कि अब मेरे कंट्रोल में आ चुके हैं, इसकी वजह से मेरी स्ट्रेंथ सच में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी।
और सच में तुम जैसे कमजोर और लोअर क्रिएचर द्वारा हमारी इतनी अच्छी और ग्रेट स्पीशीज की हेल्प करना तुम्हारे लिए सबसे बड़ा ऑनर है। और फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें डार्क लेडी और डुएन की जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डुएन डार्क लेडी से बोल रहा होता है, बॉस ने मुझे बताया है कि स्मॉल नंबर पैरासिटिक डीमंस एक्चुअली में इतने ज्यादा पावरफुल नहीं होते, लेकिन वे लोग एक यूनिक एबिलिटी पोजेस करते हैं जिसे स्वार्म कहते हैं, जिसकी वजह से जैसे ही पैरासिटिक डीमंस के नंबर से धीरे धीरे कर बढ़ते हैं वैसे ही उन्हें बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है, जिसकी वजह से हर एक को स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और इसी सेम टाइम पर जो कि किंग होता है, जिसका काम होता है कि पैरासिटिक डीमंस को नेचर करना, उसे तो सबसे ज्यादा ग्रेटर बूस्ट मिलता है और उस बूस्ट की वजह से उस किंग की पावर कई गुना बढ़ जाती है। डार्क लेडी डुएन से कहने लगती है, तो इसका मतलब ये है कि वो ब्लैक मार्केट के अंदर छुपे हुए थे ताकि वो चुपचाप पावर को इकट्ठा कर पाए और जितना हो सके उतना ज्यादा स्ट्रोंग हो पाए। डार्क लेडी की बात को सुनते हुए डुएन कहने लगता है, हाँ यही बात है, आफ्टर ऑल ह्यूमन के पोशन उनके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डालते हैं। इन पोशंस का तो यहाँ पर होना सिर्फ इस बात को ही इंडिकेट करता है कि ये सिर्फ एक बेट था ताकि वो जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा होस्ट को अट्रैक्ट कर पाए। तो डुएन की बात को सुनते हुए डार्क लेडी कहने लगती है, ओह तो अगर ऐसी बात है तो फिर हमें इस पैरासिटिक डीमन से डील करने का कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए। डार्क लेडी की बात का जवाब देते हुए डुएन कहने लगता है, बॉस ने मुझे कहा था कि इन पैरासिटिक डीमन की पावर एक सर्टन लेवल तक पहुंचने के बाद इंस्ट्रूमेंट और स्पेल ऑफ डिटेक्टिंग बहुत ज्यादा अब नॉर्मली डार्क पावर को डिटेक्ट करने लगेगी, क्योंकि इनका पावर सर्ज बहुत तेजी से होगा। और अगर तुम इन पैरासिटिक डीमन से निपटारा करना चाहते हो तो तुम्हें डिवाइन आर्टिफैक्ट की जरूरत पड़ेगी। डार्क लेडी कहने लगती है, क्या डिवाइन आर्टिफैक्ट, आखिरकार ये क्या चीज है। तो डुएन बताता है, ये वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि गॉड द्वारा इंसानों को दिए जाते हैं और इनके अंदर डिवाइन पावर को डाला गया होता है। तो डार्क लेडी कहने लगती है, ठीक है मैं समझ गई हूँ, मुझे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस बात को मेरे मास्टर को बताना होगा और जितना जल्दी हो सके हमें एक डिवाइन वेपन को ढूंढना होगा। फिर सोचने लगती है, वैसे तो मुझे नहीं पता कि आखिरकार एक डिवाइन आर्टिफैक्ट को कहाँ पर ढूंढा जा सके, लेकिन बॉस ने अगर हमें क्लू दिया है तो हमें डेफिनेटली उसे ढूंढना ही होगा। यहाँ से सीन कट होकर हमें निंगफैंग का सीन दिखाया जाता है, जो कि अपने मन में ही सोच रहा होता है, डिवाइन आर्टिफैक्ट आखिरकार एग्जैक्टली ये चीज क्या है। ऐसे मेरे पास उस पुराने डीमन किंग की पिछली मेमोरी है, जिसकी वजह से मुझे इतना पता चल पाया कि पैरासिटिक डीमन आखिरकार चीज क्या है। पैरासिटिक डीमन अपने होस्ट के साथ को एग्जिस्ट करते हैं और वो जब भी कोई हैवी डैमेज को सफर करते हैं तो वो उसे अपने होस्ट के पास ट्रांसफर कर देते हैं ताकि उनका पूरा बर्डन उनका होस्ट सह पाए। यही उनका सर्वाइवल करने का सबसे अच्छा तरीका होता है और एक डिवाइन आर्टिफैक्ट ही ऐसी चीज है जो कि इनके इस करैक्टर को बिल्कुल ही सरपास कर सकती है और सबसे अच्छे रिजल्ट दे सकती है। लेकिन इतना ज्यादा सोचने के बाद मुझे इतना तो पता चल ही गया है कि इस वर्ल्ड के अंदर ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो कि इन कंडीशंस को मीट करती हो। और ये पैरासिटिक डीमन अपनी स्पीड बढ़ाने में बहुत ज्यादा तेज होते हैं और अगर हमने इनकी स्थिति को ऐसे ही अनचेक्ड छोड़ दिया तो सच में ये हमारी सोसाइटी के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकता है। और इन लोगों को हराने के लिए सच में मुझे कोई ना कोई तरीका तो ढूंढना ही होगा। तभी निंगफैंग का कॉल आने लगता है तो उसे उठाते हुए निंगफैंग बोलने लगता है, डुएन आखिरकार क्या बात है। तो सामने से डुएन की आवाज आती है, बॉस जैसा कि आपने हमें बताया था वैसा ही डार्क पावर का एक बहुत बड़ा मैसिव सर्ज हुआ है अजूरे शार्प गिल्ड के अंदर और यहाँ तक कि हमारे सभी के संपर्क उस गिल्ड से बिल्कुल ही टूट चुके हैं। यहाँ तक कि हम प्रेसिडेंट ही सीयू से भी कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और एडिशनली कुछ एडवेंचरर जो कि स्ट्रेंज बिहेव कर रहे हैं वो सभी लोग अजूरे शार्प गिल्ड के बाहर गैदर होते जा रहे हैं। ये सब कुछ सुनकर निंगफैंग जल्दी से अपनी जैकेट उठाते हुए कहने लगता है, किसी को भी इस गिल्ड के आसपास भी मत जाने देना क्योंकि हमें जितना हो सके उतना ज्यादा डेंजर को अवॉइड करना है। मैं वहां पर तुरंत पहुंचता हूँ। और फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें अजूरे शार्प गिल्ड की बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जिसके ऊपर
वो किंग पैरासिटिक मोस्टर और वो दोनों गिल्ड के प्रेसिडेंट खड़े हुए होते हैं। तो किंग कहने लगता है फाइनली अब हमें ज्यादा छुपने की जरूरत नहीं है। और हम देखते हैं कि उनके सामने बहुत सारे एडवेंचरर जो कि पैरासिटिक डीमंस के कंट्रोल में आ गए होते हैं वो सामने खड़े हुए होते हैं। और पीछे से हिशियो और वो दूसरा प्रेसिडेंट कहने लगता है किल हमारे सभी क्लैन मेंबर्स यहाँ पर असेंबल हो चुके हैं। ये सुनकर किंग भी कहने लगता है ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है कि हम अब उन सभी को एक साथ अपने कंट्रोल में ले पाएंगे। लेकिन तभी किंग को कुछ महसूस होता है और वो जल्दी से घूमकर पीछे देखता है तो उसके सामने वो देखता है कि कोई उनके पास धीरे धीरे कर बढ़ रहा होता है और वो और कोई नहीं बल्कि निंग फैंग होता है। तो किंग जल्दी से अपने साथियों के साथ अपने ब्लैक ओरा का प्रेशर निंग फैंग के ऊपर डालने लगता है। लेकिन निंग फैंग के ऊपर उन सभी ब्लैक ओरा का कोई भी असर नहीं पड़ रहा होता और वो बड़ा ही सीरियस होकर उन लोगों को देख रहा होता है। इधर वो किंग अपने मन में ही सोच रहा होता है ये यंग मैन ये तो वही है जो कि मैंने पहले इसे वीडियो में देखा था, आखिरकार ये इस वक्त यहाँ पर कर क्या रहा है। इधर निंग फैंग उन सभी लोगों को देखते हुए अपने मन में सोच रहा होता है यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि पूरी तरह से कंट्रोल्ड है और अगर मैंने इनके साथ फाइट करने की कोशिश की तो इन सभी लोगों को ये पैरासिटिक डीमन अपनी शील्ड की तरह यूज करेगा। आई वंडर कि मैं इनके खिलाफ जिस वेपन को यूज करने जा रहा हूँ वो एक डिवाइन आर्टिफैक्ट कंसाइडर भी होता है कि नहीं। लेकिन तभी किंग वहां पर खड़े होते हुए कहने लगता है बच्चे आखिरकार तू यहाँ पर अकेला क्यों आया है? क्या बाकी के लोग सभी बहुत ज्यादा डर गए थे जिसकी वजह से उन्होंने सिर्फ तुझे ही यहाँ पर हीरो का रोल प्ले करने के लिए भेज दिया है? लेकिन तभी निंग फैंग उनसे कहने लगता है क्या तुम ही वो पैरासिटिक डीमन हो जिसे कि किंग कहा जाता है? ये सुनकर किंग कहने लगता है ओह तो तुझे मेरा एक्चुअल नाम पता है किंग, क्या तू यहाँ पर मुझे ज्वाइन करने के लिए आया है? और फिर एक खतरनाक हंसी हंसते हुए कहने लगता है टू बैड क्योंकि मैं लोअर वर्ल्ड के ह्यूमंस को अपने आप को फॉलो नहीं करने देता। लेकिन तू सच में देखने में बहुत ज्यादा पावरफुल दिख रहा है इसलिए मैं तेरी बॉडी को बहुत अच्छे से यूज करने वाला हूँ क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वॉरियर की कमी है। और ये बोलते हुए किंग जल्दी से अपने टेंटिकल से निंग फैंग के ऊपर तेजी से अटैक कर देता है। लेकिन निंग फैंग भी जल्दी से अपनी स्वाड को निकालते हुए उसके टेंटिकल्स को एक ही झटके में काट देता है। ये देखकर किंग के भी होश उड़ गए होते हैं कि आखिरकार एक छोटा सा बच्चा मेरे टेंटिकल्स को कैसे काट सकता है। और फिर हंसते हुए कहने लगता है मैं इस बात को तो एडमिट करता हूँ कि तुम सच में बहुत ज्यादा स्ट्रोंग हो, लेकिन क्या तुम ये सोचते हो कि बस इतने से ही तुम मुझे मार सकते हो? क्योंकि तेरे और मेरे बीच का गैप इतना ही है जितना कि मॉर्टल्स और गॉड्स के बीच में होता है। तो उसकी बात को सुनते हुए निंग फैंग सोचने लगता है जैसा कि मैंने एक्सेप्ट किया था नॉर्मल वेपन के अटैक इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डालने वाले। इधर किंग सोच रहा होता है मैंने पहले ही इस बात को कंफर्म कर लिया है कि पृथ्वी जैसा लोअर वर्ल्ड इसके अंदर कोई भी डिवाइन आर्टिफैक्ट नहीं है और जो कि वेपन ये बिल्ड कर रखा है वो एक बहुत ज्यादा साधारण सा वेपन है, इसलिए मुझे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। इधर निंग फैंग अपनी स्पेल को तैयार करने लगता है और हम देखते हैं कि वो किंग के ऊपर आसमान के अंदर एक पोर्टल खोलने लगता है जिसकी एनर्जी की वजह से वो किंग भी बहुत ज्यादा घबरा गया होता है और उधर देखकर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगता है क्या आखिरकार ये क्या चीज है और ये छोटा सा बच्चा इतने बड़े पोर्टल को कैसे खोल सकता है? और फिर हमें पता चलता है कि ये निंग फैंग की वही पुरानी एक्टिव स्किल डार्क गेट होती है, इसकी वजह से वो एक डार्क गेट को ओपन कर सकता है और उस गेट के अंदर से एंडलेस डार्क क्रिएचर 12 घंटे तक समन होते रहेंगे या फिर एक ऐसा हाई लेवल का डीमन जो कि बिना किसी टाइम लिमिट के वहां पर समन हो सकता है। और फिर हम देखते हैं कि धीरे धीरे कर वो पोर्टल खुलने लगता है और आसमान के अंदर दरारें आने लगती है और इसी के साथ इस चैप्टर का अंत हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नई चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।